हेलो गाइज, आइए हम लोग देखते हैं आगे का क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अदिश जो आवेश होती है, आवेश का गुण। क्या आवेश अदिश राशि होते हैं। आवेश सजातीय आवेश के बीच विकर्षण और विजातीय आवेश के बीच आकर्षण का गुण होता है। सजातीय आवेश जब प्लस प्लस रहेगा तो दूर भागेगा और प्लस माइनस रहेगा तो नज़दीक सटेगा। क्वांटमीकरण हुआ था कि किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वह हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। जैसे किसी भी वस्तु पर आवेश होगा तो Q बराबर प्लस माइनस एनी। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे कि किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वह पूर्ण गुणज होती है, भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण तक हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर। क्या आवेश और द्रव्यमान में अंतर है? पहला है कि आवेश या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऋण आवेश भी हो सकता है, धन आवेश भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी निगेटिव नहीं होता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। द्रव्यमान कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दूसरा है आवेश में क्वांटमीकृत होता है, मतलब आवेश में क्वांटमीकरण का गुण होता है, क्वांटमीकृत होता है, जबकि द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। मतलब कि आवेश में जब भी होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाएगा। जो आवेश की मात्रा होगी पूर्ण गुणज के रूप में ही पाई जाती। लेकिन इसमें द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं है। हम पॉइंट में भी ले सकते हैं, भिन्न में भी ले सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होता। तीसरा है आवेश अदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि जानते हैं 7 होता है, तो उसमें से द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है, जबकि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चौथा पॉइंट है कि जिस वस्तु पर आवेश नहीं है, मतलब कोई ऐसा वस्तु है जिस पर आवेश नहीं है तो उस पर द्रव्यमान संभव है। मतलब कोई ना कोई, जैसे इस वस्तु पर चार्ज नहीं है तो इस पर द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, क्योंकि आवेश नहीं है तो जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान नहीं होगा। आवेश नहीं है तो द्रव्यमान होगा, आवेश नहीं है तो द्रव्यमान होगा। और लेकिन यहाँ दिया है कि जिस वस्तु पर द्रव्यमान ही नहीं है उस वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। मतलब कि जिस वस्तु पर द्रव्यमान नहीं है उस पर आवेश बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान ही नहीं है तो आवेश कहाँ से होगा। लेकिन जिस वस्तु पर आवेश नहीं है उस पर द्रव्यमान हो सकता है। जिस वस्तु पर आवेश नहीं है उस वस्तु पर द्रव्यमान संभव है, लेकिन जिस वस्तु पर द्रव्यमान नहीं है उस वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। जैसे फोटोन, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, फोटोन एक द्रव्यमान रहित कण है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है। फोटोन जो प्रकाश की कण है, फोटोन है, वह द्रव्यमान रहित कण है, तो इस पर द्रव्यमान नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग जो हम बॉडी को चार्ज करते हैं वह चार्ज करने का कितने तरीका है, कितने विधि है, कितने तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें 3 विधि है। पहला है घर्षण विधि, दूसरा है प्रेरण विधि, तीसरा है चालन विधि। पहला घर्षण विधि क्या कहता है? घर्षण विधि कहता है, घर्षण विधि फ्रिक्शनल मेथड, और दूसरा है प्रेरण विधि इंडक्शनल मेथड, और तीसरा है चालन विधि जिसको हम लोग कंडक्शनल मेथड कहते हैं। कंडक्शनल मेथड, इंडक्शनल मेथड और फ्रिक्शनल मेथड। घर्षण विधि क्या है? घर्षण विधि जब दो भिन्न अलग अलग पदार्थ है, जब दो अलग अलग पदार्थ को हम लोग रगड़ते हैं, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। जब दो अलग अलग पदार्थ है और दोनों पदार्थ को अगर आपस में रगड़ते हैं तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, पिछले वीडियो में बात हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब दो अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, किसी को दे देगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो बॉडी किसी से चार्ज को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वह नेगेटिव हो जाता है। तो जब दो वस्तु को रगड़ते हैं आपस में तो यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो एक वस्तु पॉजिटिव हो जाता है, एक वस्तु नेगेटिव हो जाता है। एक वस्तु पॉजिटिव होगा, दूसरा वस्तु नेगेटिव होगा। जैसे एक कांच का छड़ है, एक कांच का छड़ है और उसमें रेशम का कपड़ा रगड़े, तो कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा रगड़ने पर वहाँ पर जो कांच की छड़ होती है, धन आवेश होती है, वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। मतलब कांच का जो छड़ होता है पॉजिटिव बन जाता है और जो रेशम की कपड़ा होती है वह ऋणावेश हो जाता है। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं ठंडों के दिनों में, तो देखते होंगे कि कुछ देर पहनने के बाद जब कपड़ा को निकालते हैं तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है। इसका मेन कारण ये है कि हमारी बॉडी और कपड़ा के बीच
वहाँ जो बॉडी और कपड़ा है उन दोनों के बीच घर्षण होता है, और घर्षण होने के बाद हमारी जो बॉडी होती है पॉजिटिव चार्ज रहती है, पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन देता है उसको, और वह नेगेटिव होता है तो कपड़ा वहाँ पर नेगेटिव काम करता है, इसलिए उसके बीच कपड़ा के बीच चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जब हम कपड़ा को खोलते हैं निकालते हैं तो हल्का उसमें से स्पार्किंग जैसा आवाज़ आता है, चरचराहट की आवाज़ आती है। उसका मेन कारण यही है कि घर्षण वहाँ पर जो घर्षण विधि है, बॉडी को जो आवेशित करने की विधि है एक तरह का घर्षण की तरह काम कर रहा है। जब हम लोग लंबे समय तक पहनते हैं और निकालते हैं तो वह जो कपड़ा होती है चार्ज हो जाता है। तो आवेशन की 3 विधि। घर्षण विधि, सबसे पहला घर्षण विधि, 2 अलग अलग वस्तु को रगड़ेंगे, आपस में रगड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको धनावेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको ऋणावेश कहते हैं। दूसरा है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में होता है कि एक बॉडी फुल्ली चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं है, यह बॉडी है जो फुल्ली चार्ज है। अगर इस बॉडी के पास, ये फुल्ली चार्ज बॉडी है, अगर इस बॉडी के पास एक ऐसा बॉडी लाएं जो बिल्कुल चार्ज नहीं है, नो चार्ज डिस्चार्ज बॉडी है, तो इसके नज़दीक अगर ये बॉडी को लाते हैं, समझिए इसको ध्यान से कि प्रेरण विधि में क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, दूसरा बॉडी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज इस पर नहीं है। तो जब जो फुल्ली चार्ज होता है उसको आवेशित वस्तु कहते हैं, और जो चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, उसको अनावेशित वस्तु कहते हैं। तो जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है, या अनावेशित वस्तु को, चाहे इसको इसके पास ले जाएं या इसको इसके पास ले जाएं, बात एक ही है। जब अनावेशित वस्तु को, यह जो बॉडी है कोई चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज बॉडी है, जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के नज़दीक लाते हैं, इसको धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो यह जो अनावेशित बॉडी है, जो डिस्चार्ज बॉडी है, उस पर इससे विपरीत गुण वाला आवेश चला जाता है। मतलब कि इसके पास अगर पॉजिटिव है तो ये जो डिस्चार्ज बॉडी है उसको नज़दीक ला रहे हैं तो इस पर माइनस चल जाएगा। इसका उल्टा, अगर कोई बॉडी है इसके पास प्लस है, एक बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो प्रेरण विधि में होता है कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नज़दीक ले जाया जाता है, इसको निकट लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत गुण वाला आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है और इस बॉडी को इसके पास ले जा रहे हैं तो इस पर विपरीत गुण वाला आ जाएगा जो प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इसको प्रेरण विधि कहा जाता है। जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के नज़दीक लाते हैं, निकट लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत गुण वाला आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को प्रेरण विधि कहा जाता है। तीसरा विधि है चालन विधि। देखिए चालन विधि क्या है। चालन विधि में एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरा बॉडी डिस्चार्ज होता है। तो इसमें नज़दीक नहीं लाते हैं बल्कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। एक बॉडी है जो फुल्ली चार्ज है, प्लस है, एक बॉडी है जो चार्ज नहीं है। इस बॉडी को मान लिए ए, इस बॉडी को मान लिए बी। यह जो बॉडी है इस पर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें करते हैं कि चालन विधि में अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से जोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे, ए को किससे, बी से। तो जो चार्ज ए पर रहता है वही चार्ज बी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो चार्ज ए पर रहता है वही चार्ज बी में पहुंच जाता है। तो इस विधि को चालन विधि कहते हैं। चालन विधि क्या है, तो जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से जोड़ दिया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर उसी गुण वाला आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। ये तीनों विधि, घर्षण विधि जिसमें घर्षण कराते हैं, दो अलग अलग वस्तु रहता है, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ऋण आवेश। दूसरा विधि है प्रेरण विधि। इसमें एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरा बॉडी चार्ज नहीं होती है। जब एक बॉडी चार्ज है तो उसको आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, चार्ज वाला बॉडी को डिस्चार्ज वाला बॉडी के पास ले जाते हैं। तो जो डिस्चार्ज बॉडी रहती है, चार्ज बॉडी के उल्टा आवेश उत्पन्न हो जाता है उस पर। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो उस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। तीसरा है चालन विधि कि एक वस्तु चार्ज है, दूसरा बॉडी डिस्चार्ज है। एक वस्तु चार्ज है, दूसरा वस्तु डिस्चार्ज है, तो उसको में हम निकट नहीं लाते हैं, डायरेक्ट उसको तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जो बॉडी चार्ज है और उस पर जो आवेश है, अगर प्लस आवेश है तो वही डिस्चार्ज बॉडी के पास चला जाता है, हूबहू सेम। जो प्लस है वही प्लस उसके पास जाता है, अगर बॉडी माइनस है तो माइनस जाता है। लेकिन प्रेरण में होता है कि उल्टा गुण वाला जाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसके बाद है विद्युत बल। विद्युत बल क्या है? उसमें आवेशन की विधि 3 समझ रहे हैं। इसके बाद है विद्युत बल। विद्युत बल है क्या? तो दो आवेश के बीच, चाहे वह आवेश सजातीय हो या विजातीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह आवेश सजातीय हो या विजातीय हो, सजातीय का मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, और विजातीय का मतलब प्लस माइनस। तो यदि आवेश सजातीय हो विजातीय हो इससे मतलब नहीं है। दो सजातीय या विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। दो सजातीय या विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? विद्युत बल। जैसे दो आवेश कहीं पर रखा हुआ है, वह सजातीय है विजातीय है इससे कोई मतलब नहीं है। यह जो आवेश होती है वह आवेश दोनों एक दूसरे के प्रति बल लगाता है, और जो बल लगता है वह आवेश के कारण बल लग रहा है, तो इसलिए उस बल का नाम है विद्युत बल। यह जो बल होता है चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखें कि विद्युत बल जो होती है वह चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल से भी अधिक शक्तिशाली बल होती है। दूसरा बात कि अगला पॉइंट याद रखें कि विद्युत बल दो आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर हम दूरी को बढ़ा दें, दो आवेश है दूरी को बढ़ा दें, एक पॉइंट यहाँ लें एक पॉइंट यहाँ लें, इस स्थिति में बल लग रहा है, और एक पॉइंट दूसरा स्थिति में एक पॉइंट यहाँ लें और दूसरा पॉइंट को यहाँ लें, तो यह निर्भर करता है दूरी पर। अगर दूरी को घटाएंगे तो विद्युत बल ज़्यादा लगेगा, अगर दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं तो विद्युत बल कम लगेगा। तो विद्युत बल दोनों आवेश के बीच दूरी पर भी निर्भर करता है और माध्यम के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला बात है विद्युत बल के बाद है विद्युत बल। यह भी एक याद रखें केंद्रीय बल होती है। विद्युत बल केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है। उसके बाद है कि कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब का नियम पढ़ना है। इसके बाद कि कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब के बारे में नाम सुन रहे हैं। जो चार्ज आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है। तो कूलम्ब ने एक नियम दिया कि अगर हम किसी बिंदु पर दो आवेश को रखते हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है? r। तो पहला पॉइंट पर Q1 आवेश है, दूसरा पॉइंट पर Q2 आवेश है। तो कहा कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच अगर दो को हम आवेश रख रहे हैं, दो आवेश रख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच अगर आवेश है तो अभी बताए कि आवेश विद्युत बल लगाता है। तो जो Q1 लगाएगा, जो F1 हम दिखा रहे हैं कि Q1 के कारण जो आवेश Q1 है उसके कारण बल कौन लग रहा है? F1। और जो Q2 है उसके कारण बल लग रहा है F2। ई इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, ई इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल का परिमाण है जो विद्युत बल लगेगा दो आवेशों के बीच, कूलम्ब ने कहा कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी कितना है? r। तो दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब सीधा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही नहीं है कि कोई सिंबल इसका चेंज हो जाएगा, सिर्फ बटा हो जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती, और सीधा है तो समानुपाती। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था जो कूलम्ब ने बताया। कूलम्ब का नियम है कि दोनों आवेशों का गुणनफल समानुपाती होगा केकर? विद्युत बल के, और जो दूरी है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम जानते हैं कि समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है। तो अगर f समानुपाती हट रहा है तो बराबर आता है, और बराबर आता है तो एक नियतांक आता है। जो नियतांक यहाँ पर क्या आ रहा है? k। नियतांक क्या आ रहा है? k। यहाँ पर k को विद्युत बल नियतांक कहते हैं। जो k है, k को कौन सा नियतांक कहते हैं? विद्युत बल नियतांक कहते हैं। k को कैसा नियतांक? विद्युत बल नियतांक। उसके बाद देखते हैं कि k जो है
दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद है कि के जो है विद्युत बल नियतांक के का मान होता है 1/4 इप्सिलॉन 1/4 इप्सिलॉन। इसको इप्सिलॉन पढ़ते हैं, इप्सिलॉन 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इप्सिलॉन। इप्सिलॉन होता है, इसको पढ़ना है इप्सिलॉन, क्या इप्सिलॉन परावैद्युता होता है, परावैद्युता। इप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परावैद्युता। और परावैद्युता के बराबर जो इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन जो परावैद्युता होती है उसके लिए हम इसको फिर से आगे इसको बनाएंगे कि एक अपेक्षिक परावैद्युता होता है। अपेक्षिक परावैद्युता को इप्सिलॉन आर लिखते हैं। अपेक्षिक परावैद्युता बराबर होती है कि जो माध्यम किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युता बटा किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युता बटा निर्वात का निरपेक्ष परावैद्युता। तो किसी अपेक्षिक परावैद्युता, ये निरपेक्ष परावैद्युता होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युता बटा निर्वात का निरपेक्ष परावैद्युता, तो इसको कहते हैं इप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब इप्सिलॉन का मान निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आया कि इप्सिलॉन बराबर क्या होगा, तो इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखते हैं आगे कि यहाँ पर के का मान हम फिर से वापस लौटा देंगे और हवा में या निर्वात में इप्सिलॉन आर का मान होता है हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए इप्सिलॉन जो आर है इसका मान होता है 1। इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है हवा में 1। तो अब यहाँ पर इप्सिलॉन इक्वल टू 1 रख देंगे तो बच जाएगा सिर्फ इप्सिलॉन नॉट, मतलब इप्सिलॉन जो बराबर हो जाता है इप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ से इप्सिलॉन जहाँ है वहाँ इप्सिलॉन नॉट रखेंगे और के के जगह ये पूरा वैल्यू रख देंगे। तो अब यहाँ से बन जाएगा के बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट, 1/4 बटा इप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आगे का फार्मूला देखते हैं कि क्या बनेगा। जो मेन फार्मूला आएगा जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं उसके लिए फार्मूला निकाल रहे हैं कि एफ बराबर एफ के की जगह कितना रखना है 1/4 इप्सिलॉन नॉट, 1/4 इप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यह जो हमारा निकला यही हमारा वैल्यू है किसका, तो दो जो विद्युत बल है उसके लिए न्यूमेरिकल बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो इस फार्मूला को नोट कर लें। और इप्सिलॉन नॉट की जो मान होती है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इप्सिलॉन नॉट कहीं दे दे तो 8.854 गुना इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को भी लिख लें कि इप्सिलॉन नॉट की मान कितनी होती है, तो इस चीज़ को लिख लें 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका पूरा मान होता है, यह भी लिख लें कि 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस चीज़ को लिख लें। इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा यह सूत्र। इप्सिलॉन नॉट की मान कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और पूरा 1/4 इप्सिलॉन नॉट जहाँ न्यूमेरिकल में काम आएगा तो ये पूरा वैल्यू रख देंगे 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब बाकी क्वेश्चन में दे देगा तो वहाँ निकालना है विद्युत बल, तो वहाँ पर निकाल लेंगे। इसका इस वैल्यू का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा न्यूमेरिकल बनाने में। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका मान यहाँ नहीं रखना है, पूरा का मान रख देंगे 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इप्सिलॉन नॉट की बीमा इसको भी लिख लें m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 i⁻2। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सब नोट कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्लास करेंगे। लगातार पढ़ते रहें।
जितने भी वीडियो है समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें। हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।